Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are in revision of exams. और स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है हमने रिवीजन जो 1 थी उसके अंदर हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस ऑरेंज वंस. सो हम लोग बात करेंगे इंटरप्ट्स की. हम देखते हैं कि इंटरप्ट क्या चीज होती है. स्टूडेंट्स इस तरह से है कि पहले स्टार्टिंग में अगर फर्ज करें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट ना हो तो हम एक प्रोग्राम को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये एक लिमिटेशन थी जो कि प्रीवियसली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थी एंड बाद में इंटरप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि इस तरह से कि मसलन अगर किसी प्रोग्राम ने अपना कोई चीज, कोई प्रोग्राम या कोई डेटा लोड करवाना है या कोई भी आपकी वर्किंग करवानी है तो प्रोग्राम जो है इंटरप्ट करेगा. ठीक है. सो इंटरप्ट का मेथड ये था कि सिस्टम हार्डवेयर के अंदर इंटरप्ट कंट्रोलर एक लगा दिया गया. वो वेक्टर की सूरत में, यानी वेक्टर से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स के वो कनेक्टेड थे, यानी इंटरप्ट हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड थी और डिवाइस उस बिट को ऑन कर सकती थी. जब डिवाइस उस इंटरप्ट वेक्टर को ऑन कर देती तो फौरी तौर पर इंटरप्ट कंट्रोलर को ये पता चल जाता कि फलानी वाली डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड है उसके पास कोई डेटा है. सो वो उससे सीपीयू को इन्फॉर्म करता और सीपीयू क्या करता था, इंटरप्ट कंट्रोलर को बार बार चेक करता रहता कि कौन सी इंटरप्ट ऑन हुई है. ठीक है. सो वो इंटरप्ट को ऑन वहां देखता है. अब ये सीपीयू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बार बार इंटरप्ट वेक्टर को चेक कर रहा है. वहां पे जो बिट ऑन है फिर उसको पता चल जाता है कि फलानी पहली वाली बिट जो है अगर कीबोर्ड की है तो, या दूसरी कीबोर्ड की है तो, अगर फर्ज करें सेकंड वाली कीबोर्ड की है, फर्स्ट जो है टाइमर की है, अगर सेकंड वाली ऑन हो गई तो इसका मतलब ये कीबोर्ड के पास कोई डेटा है. वो फौरी तौर पे कीबोर्ड के पास जाएगा, डेटा उठा के रैम में रखेगा या जहां पे भी रखना है. ठीक है. सो ये इस तरह से वर्किंग होती थी. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरप्ट्स हैं उसमें डिले आती है, स्लो हो जाता है सिस्टम. ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटरप्ट को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रोटोकॉल डिजाइन कर दिया जिसे पोलिंग बोलते हैं. अब पोलिंग में क्या होता है, हर डिवाइस के पास रिंगर होता है, हर डिवाइस के पास एक यानी उसके पास एक वैल्यू होती है या कोई चीज होती है. जब वो मसलन फर्ज करें एक जब वो अपनी वैल्यू दे देता है, जब वो अपना रेज कर देता है हैंड, ये स्टूडेंट्स उसी तरह से है. आपको याद होगा जैसे गेम होती है तो जब क्वेश्चन किया जाता है तो कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो बेल बजा देगा, बजर बजा देगा, तो बजर ऑन हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि वो उससे जवाब लिया जाएगा. एग्जैक्टली इसी तरह जो पोलिंग है, पोलिंग क्या करता है, पोलिंग के अंदर जो डिवाइस जो है पहले बजर बजा देगी तो पोलिंग क्या करेगा, पोलिंग उस का काम पहले करेगा. ठीक है. यानी सीपीयू जो है उसका काम पोलिंग प्रोटोकॉल के जरिए पहले उसका काम करेगा, फिर किसी दूसरे का करेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे प्रायोरिटीज को भी डिफाइन किया जा सकता है. सो जो इंटरप्ट्स थे, जो नॉर्मल थे, जो इंटरप्ट वेक्टर के थ्रू थे या पोलिंग के थ्रू थे, उन दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है. सो इंटरप्ट को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, पोलिंग जो है वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल, एक सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरप्ट को हैंडल करता है. ठीक है. और यूं भी जो आपका इंटरप्ट कंट्रोलर था उसमें 16 से ज्यादा इंटरप्ट्स को हैंडल करने की सलाहियत नहीं थी. सो हमारे पास तो सैकड़ों प्रोसेसेस होते हैं, सो सैकड़ों हमारे के पास जो हैं इंटरप्ट्स हो सकते हैं. सो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जो इंटरप्ट वेक्टर है वो दैट कैन नॉट बी आवर फाइनल टूल. सो पोलिंग का प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया और पोलिंग के जरिए से, यानी जो पोलिंग में पहले पोल कर देगा वोट को, वो उसको जो है इंटरप्ट दे दी जाएगी और सीपीयू का टाइम उसको दे दिया जाएगा. और अगर प्रायोरिटी होगी तो उसको मैनेज किया जाएगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम पोलिंग के जरिए से ये काम करते हैं. सो ये इंटरप्ट्स हैं. देन स्टूडेंट उसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग है. कंटेक्स्ट स्विचिंग में इसको डिटेल से आगे चलाते हैं. जस्ट मैं अभी आपको ब्रीफली सिर्फ समझा रहा हूं कि ये कैसे होता है.
कंटेक्स्ट स्विचिंग में ये होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका फर्ज करें, सपोज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उस एग्जांपल में ये है कि प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो गया। जब उसका टाइम एक्सपायर हो गया, ठीक है, यानी राउंड रॉबिन टाइप का एक एल्गोरिदम चल रहा है, तो जब टाइम एक्सपायर हो गया तो दूसरे प्रोसेस जो नेक्स्ट इन लाइन है उसकी अब बारी आ गई। सो क्या किया जाएगा कि इस जो प्रोसेस है जो कि इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, वो अपना सारा डेटा जो है अपने पीसीबी के अंदर, हर प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो अपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सारा डेटा जो भी है उसमें, चाहे उसका स्टैक है, चाहे रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं, वो सारी वहां स्टोर करेगा। जब वो स्टोर कर देगा, अब वो सेफ है, अब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हमारे पास सेफ हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो प्रोसेस नेक्स्ट इन लाइन है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको लोड कर देंगे सीपीयू में और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सारा प्रोसेस हमने किया है कि एक प्रोसेस के डेटा प्रोसेस कंट्रोल उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव किया और दूसरे प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में से डेटा उठा के सीपीयू के अंदर लोड किया। ये जो टाइम है, इस टाइम के दौरान में सीपीयू ने कोई एग्जीक्यूशन नहीं की और इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, सो ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है और इसके अंदर पीसीबी का कॉन्सेप्ट भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन। सो स्टूडेंट इसको डिटेल के अंदर देखते हैं, यहां तक इसको मैं रखता हूं और इसको आगे मजीद तफसील से डिटेल से आपको बताता हूं और वो डिटेल्ड जो चीजें हैं वो शेयर करता हूं आपसे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक 2 के अंदर लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग इंटरप्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इंटरप्ट को समझने से पहले, इसको यूज करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू देता हूं कि इंटरप्ट होती क्या है। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि इंटरप्ट बेसिकली किस तरह से वर्क होगी, तब आपको ये सारी चीज समझ आएगी। ओके, सो हम एक स्टूडेंट डायग्राम ले लेते हैं। हम लोग ये मैं कहता हूं कि ये रैम है। ठीक है, इस रैम के अंदर मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पे इस जगह पे एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्विकली लिखता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेरा लोड हुआ हुआ है और फिर मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ हुआ है कि एक प्रोग्राम यहाँ पे लोड हुआ हुआ है। ठीक है, सो इन चीजों को हम बाद में और मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं, बट जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये एक दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, सो ये दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। सो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस P1 है। ठीक है, ओके, P1, ये P1 हो गया एंड देन यहाँ पे जो प्रोसेस है ये P2 है। ठीक है, सो ये दो तरह के मेरे पास प्रोसेस आ गए, P1 P2। ठीक है, ओके, सो मेरे पास जो प्रोसेसेस हैं वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, सो मैं इनकी बात कर रहा हूं और इसके बारे में बात करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वर्किंग कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग है। एक से ज्यादा प्रोग्राम आप देखें रैम के अंदर लोड हुए हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ये जो है ये कैलकुलेटर प्रोग्राम है। अब फर्ज करें या कोई भी है, फर्ज करें मैंने कॉपिंग लगाई हुई है बैकग्राउंड में। ठीक है, सो ये दो तरह के प्रोग्राम है जो काम कर रहे हैं। ये जो है ये डेटा को, बहुत लार्ज डेटा को कॉपी कर रहा है और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मेरे पास सीपीयू तो एक है, फर्ज करें प्रोसेसर मेरे पास एक है, तो अब वो कैसे काम करेगा ये मैं बताना चाहता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वो इस तरह से काम करेगा कि मेरा जो प्रोसेसर है, फर्ज करें पहले इस P1 की बारी आई तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर जो है फौरी तौर पर यहां आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, सॉरी, ये इसको ऐसे। ओके, सो यहां से वो प्रोसेसर जो है आएगा, यहां पर कैसे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर ये वैल्यू डाल दी जाएगी। जब ये वैल्यू डालेगी तो ये यहां पे आ जाएगा। लाइक आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स हैं, ये मुख्तलिफ आपके पास रजिस्टर्स हैं, उनके अंदर वैल्यू डाली, जब वो डालेंगे तो वो पॉइंट कर रहा होगा इसकी तरफ। ठीक है, सो इसका मतलब यहां पे वो आ गया। हम क्या करेंगे, हम उस रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज को अपडेट करते हैं। ठीक है, अब देखें आपका जो डेटा है, आपका इसका जो प्रोसेस का डेटा है वो यहाँ पे एक चीज होती है
एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो सॉरी यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक, सॉरी इस तरह भी नहीं करता बल्कि ओके इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, ठीक है, ओके से रैम का, और आगे भी ये रैम चल रही है, ठीक है, तो ये नहीं है कि ये रैम आगे नहीं चल रही है, आगे भी रैम है और ये चलती जा रही है और ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया, इसको बोलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलता है पीसीबी, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1, और दूसरे के लिए वो लिखेगा यहाँ पर पीसीबी 2, ठीक है, क्योंकि ये दो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 बोलेंगे और 2। ओके स्टूडेंट्स, जब प्रोसेसेस आपके लोड होते हैं तो वो किसी मेमोरी एरिया के अंदर लोड होते हैं। अब ये जो उसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे इसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ये सारी वैल्यूज डली हुई हैं। प्रोसेस को ये पता है कि वो इसकी जो इनिशियल एड्रेस है ये उसका यहाँ पे रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है। सो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, ये सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर लोड होता है तो सीपीयू फौरन यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। ओके, समझ आ गई। सो इसका मतलब ये है कि ये जो एड्रेस की वैल्यू है ये किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई होगी जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंटर होगा, मैं कह देता हूं कि वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, चलो यूं कह देता हूं। ओके, सो ये पहले इस प्रोसेस की बारी आई। अब मैं ये कहता हूं कि चलें ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस जब इतना एग्जीक्यूट हुआ यहां तक, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका टाइम एक्सपायर हो गया। अब क्या हुआ, अब मेरा जो प्रोसेस है फॉरन ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ये इसको इंटरप्ट कर दिया। जब इसका टाइम एक्सपायर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको इंटरप्ट कॉल होगी। और ये भी हो सकता है कि यहां तक जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसको किसी डिस्क में से फाइल लोड करने की जरूरत पेश आई, तो ये प्रोसेस क्या होगा, वेटिंग में चला जाएगा। अब ये वेटिंग में चला गया, फर्ज करें हम यूं कह लेते हैं कि ये इसको डिस्क से, अब जब तक फाइल से डिस्क में से फाइल लोड नहीं होती ये वेट करेगा, ठीक है। सो ये वेटिंग में चला गया। अब क्या होगा, याद रखिएगा ऑपरेटिंग, ये जो आपका सीपीयू है ये नैनो सेकंड्स में काम कर रहा है, आप सेकंड्स के अंदर चीजों को देख रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आपको तो वो फौरन ही फाइल लोड हो जाती है, तो वो फाइल स्टूडेंट्स मिली सेकंड्स के अंदर लोड हो रही है और आप मिली सेकंड्स में काम नहीं करते। सो आपकी आई उसको कभी भी कैप्चर नहीं कर सकती कि फाइल जो ने थोड़ा सा टाइम लिया है लोड होने में। ओके, सो ये चीज है। नाउ यहां तक जब फाइल लोड होना शुरू हुई तो आपका सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इसका जो डेटा है, जितना भी डेटा था, ये इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होगी। अब कौन सी वैल्यू है, अब उसके अंदर वैल्यू ये वाली पड़ी हुई होगी, ठीक है, यहां पर वो पॉइंट कर रहा होगा। सो यहां पे कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, ये वाला एड्रेस इंस्ट्रक्शन, सो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई होंगी या जो कैलकुलेशन होंगी उन सारी कैलकुलेशन को उठा के आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, इस प्रोसेस 1 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव कर देगा। पहले इसको सेव करेगा और इसको सेव करने के बाद, ठीक है, ये जो चीज है ये इंटरप्ट कॉल हो रही है, ठीक है। अब ये सेव हो गया, ठीक है, इंटरप्ट कॉल हुई और इंटरप्ट ने डिस्क को कहा कि डेटा को लोड करो। अब सीपीयू जो है डिस्क का वेट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, यहां से कंट्रोल को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, यानी कि इस दूसरे प्रोसेस इसकी नेक्स्ट इसकी बारी थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, अपना कंट्रोल यहां पे यहां पर शिफ्ट कर दिया, कंट्रोल यहां पे आपका शिफ्ट कर दिया। ओके, अब यानी उसने किया क्या है, उसने ये वाला एड्रेस उठा के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यानी और वो ये वाला एड्रेस उसको कहां से मिला है, पीसीबी 2 के अंदर से मिला है, यहां पे लिखा हुआ था। सो ये वाला ऑपरेटिंग सीपीयू क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करना है। सो सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, फारग नहीं बैठेगा, काम करता रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये वेटिंग में चला गया। अब फर्ज करें ये जो प्रोसेस था, मैं सपोज करता हूं कि ये प्रोसेस जो है ये यहां तक एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी ये वाला मैं ले लेता हूं। ओके, यहां तक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहां तक जब एग्जीक्यूट हो गया तो इस
अब ये जो P1 है इसका जो है फाइल इसकी लोड हो गई है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फौरी तौर पर यहां से इंटरप्ट कॉल करेगा और यहां से आपका पॉइंटर जो है वो यहां पर है, याद रखिएगा आपका पॉइंटर जो है वो यहां पर है, ठीक है, यानी प्रोसेस 2 का। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहां से प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर 1 के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसको लोड करेगा और आपका जो पॉइंटर है दोबारा से यहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। सो पॉइंटर आपका कहां पे आ गया, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पॉइंटर आ गया और यहां से फिर क्या करेगा, अब वो फाइल आपकी लोड हो चुकी है, उसको यूज करते हुए ये एग्जीक्यूट होने लग पड़ेगा और ये अपनी एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके अंदर से यहां से शिफ्ट यहां करता है और यहां से, और ये जो चीज है इसको यहां से यहां पे शिफ्ट करना, इंटरप्ट कॉल होना कि कोई इंटरप्ट कॉल है, जब आपने डिस्क में से कोई डेटा उठाना है तो दैट वुड बी एन इंटरप्ट, यानी आप इंटरप्शन करेंगे। अब आपको इंटरप्शन क्यों होगी कि आपका डिस्क में से जो डेटा लेके आएगा, जो प्रोग्राम लेके आएगा वो यहां पर नहीं लिखा हुआ, वो कहां लिखा हुआ है, वो यहां पे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो वो यहां पे प्रोग्राम है जो डिस्क में से डेटा उठा के लाएगा, सो आपको यहां से जंप करके यहां आना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरप्ट कॉल है ये। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर यहां से यहां पे चले गए तो ये आपका टाइम एक्सपायर हुआ तब भी इंटरप्ट कॉल ही और आप दूसरे प्रोसेस की तरफ चले गए। सो ये भी यानी डिफरेंट तरह से इंटरप्ट हो सकते हैं। सो इंटरप्ट आपके प्रोग्राम के इंटरप्ट हो सकते हैं, हार्डवेयर के इंटरप्ट हो सकते हैं, कई तरह से इंटरप्ट आपके होंगे, वो आगे चल के हम अभी देखते हैं। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें कि इंटरप्ट होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, जब भी इंटरप्ट होता है तो जो कंटेक्स्ट होता है, ये आप पहले फर्ज करें जब यहां पे काम कर रहे थे तो आप किस कंटेक्स्ट में थे, P1 के कंटेक्स्ट में काम कर रहे थे। जब यहां से आपने कंट्रोल जो है यहां पे शिफ्ट हुआ या यहां पे शिफ्ट हुआ तो आपने क्या किया है, कंटेक्स्ट को स्विच कर दिया। जब आपने कंटेक्स्ट को स्विच, यहां पर क्या हुआ है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई है, ठीक है। सो कंटेक्स्ट इधर से इधर चला गया, ठीक है, यहां पे रैम के अंदर कंटेक्स्ट स्विच हो गया और अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आप P1 को एग्जीक्यूट कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, अब P2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हुई होगी और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं स्टूडेंट्स, तो यही चीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारा जितना भी काम है वो इसी की बेस पे है सारा कुछ। अगर ये आप समझते हैं तो इसी के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर है, इसी के अंदर आपका जो है इंटरप्ट है, इसी के अंदर सिस्टम कॉल है। अगर आपका ये प्रोग्राम इस सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करता है तो ये सिस्टम कॉल है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। सो ये सारी चीजें मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करें। अब हम इंटरप्ट्स को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको मैं क्लियर करता हूं सारे डायग्राम को। इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है। ओके नाउ फाइन, अब हम बात करते हैं कि कॉमन फंक्शंस इंटरप्ट्स के क्या हैं। Interrupt common function क्या है, the occurrence of an event is usually signaled by an interrupt from either hardware or the software। यही बात मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट करेगा या हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर में डेटा, फर्ज करें डिस्क को आपने कहा था कि डेटा लोड करो, तो बफर के अंदर लोड करेगा तो वो इंटरप्ट करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा कि डेटा मैंने बफर में लोड कर दिया है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सीपीयू ने टाइमर लगाया होता है, सीपीयू जो है इंटरप्ट उसको इंटरप्शन रखी होती है, बट सीपीयू ने को टाइम पता होता है। सीपीयू जब बफर फिल होता है उसको मालूम है कि कितनी टाइम के अंदर बफर फिल होगा, वो फौरन वहां से डेटा उठा के ले जाता है और डिस्क जो है उसके अंदर डेटा लोड करती जाती है। सो ये रीडर राइटर का प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हुआ है ऑलरेडी। नाउ सिस्टम कॉल और मॉनिटर कॉल इज एग्जीक्यूटेड टू ट्रिगर एन इंटरप्ट। तो ये अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताई कि अगर आप सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज सिस्टम कॉल। सो और आपको यूजर मोड से मॉनिटर मोड में जाना पड़ेगा। देखें, जब मैं यूजर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कोई प्रोग्राम है, तो वहां से अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम जो है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिस्टम के प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूं। सो दिस इज अ सिस्टम कॉल। तो और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूजर मोड से मॉनिटर मोड में जा रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर मोड के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, या कर्नल मोड में काम कर रहा है। ओके
इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्रोग्राम का नाम है। रूटीन का मतलब स्टूडेंट्स लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, जो कि असेंबली के अंदर लिखी होगी। असेंबली के अंदर जो लाइन ऑफ कोड होती है उसको हम रूटीन बोलते हैं। थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट वेक्टर हार्डवेयर भी हो सकता है या कुछ भी उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। विच contains the address of all service routines, जो चीजें जिन के पास इंटरप्ट है उन सब का एड्रेस उसके पास मौजूद है। जिस एड्रेस से इंटरप्ट आएगा इसका मतलब वो इंटरप्ट कर रहा है। मसलन कीबोर्ड का एड्रेस आया तो इसका मतलब कीबोर्ड इंटरप्ट कर रहा है। अगर माउस का इंटरप्ट आया इसका माउस इंटरप्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। सो इस तरह से इंटरप्ट के अंदर एड्रेसेस आए होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। A trap incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed. अगर फर्ज करें ऑपरेटिंग सिस्टम माउस को हैंडल कर रहा है तो वो किसी और इंटरप्ट को हैंडल नहीं करेगा। सो दो चीजें एक वक्त में नहीं हैंडल करेंगे। और ये बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम सेकंड्स के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना, हम सेकंड्स के अंदर काम करते हैं। और जो आपका सीपीयू है वो नैनो सेकंड्स में काम करता है। सो वो कई काम कर चुका होता है। सो हमारे कई प्रोग्राम हम यहां से जब एक काम करते हैं तो वो सेकंड्स में हो रहा होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को अपना नैनो सेकंड्स या मिली सेकंड्स के अंदर हैंडल कर चुका होता है। ओके, सो हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली काम कर रहा है और हमारा ही काम कर रहा है। हो सकता है वो कोई और काम भी कर रहा हो, या जैसे कि बैकग्राउंड में कॉपिंग कर रहा है एक फाइल को, और दूसरा वो क्या कर रहा है कि साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता कि कॉपिंग की वजह से मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम स्लो हो, अनलेस कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो। ओके, सो आगे चलते हैं। अब ट्रैप क्या है? अ ट्रैप इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ट्रैप एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है जो कि कॉज्ड ईदर बाय एन एरर और यूजर रिक्वेस्ट। अगर कोई एरर आए तब भी ट्रैप जनरेट होता है, ठीक है, और यूजर रिक्वेस्ट आए तब भी ट्रैप के जरिए से उसको ट्रैप, किसी प्रोग्राम को ट्रैप किया जाता है और कंटेक्स्ट को स्विच किया जाता है। सो इस तरह से ये काम होता है। ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल के जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं। हम ये देखेंगे कि इंटरप्ट ड्रिवन अगर ना हो या हो तो तब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम स्टडी करेंगे। इंटरप्ट हैंडलिंग किस तरह होती है, ठीक है। सो मैं ये बात करता हूं, यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है। सो स्टूडेंट्स, इंटरप्ट दो तरीके से हैंडल होती है। एक मेथड है पोलिंग, ठीक है, और एक चीज है वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम क्या है? ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। हमारे मदरबोर्ड के ऊपर इंटरप्ट कंट्रोलर लगा होता है जो कि वेक्टर्ड सिस्टम रखता है। और इसने क्या किया था, जब आपका बायोस जो होती है इसके अंदर इंटरप्ट्स हैं, फर्ज करें, मैं कह देता हूं कि इसके अंदर फर्ज करें सपोज 16 इंटरप्ट्स हैं, तो ये क्या करता है, यानी 0 से लेकर 15 तक, ठीक है, जो कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, वो उसके हिसाब से ये इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है। अब ये क्या करता है, एक इंटरप्ट क्या कर देता है, कीबोर्ड को दे देता है, एक माउस को दे देता है, एक एंड सो ऑन सबको दे देता है, ठीक है। अब जो इंटरप्ट करता है उसका काम वो करने लग पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो हर एक के पास बेसिकली क्या है, इन सब डिवाइसेस के पास एक रिंगर है जो रिंगर को बजाएगा। देखें, जो बजर को बजा देगा उसको बारी मिल जाएगी, ठीक है। जो पहले दबा देगा बजर को उसकी बारी, ये रिंगर है। और वो जो इंटरप्ट है वो बेसिकली क्या है, वो रिंगर है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे आप समझते हैं, जैसे गेम शो होता है, गेम शो के अंदर जो बजर पहले दबा देता है वो जवाब देता है। एग्जैक्टली यहां पर भी जो डिवाइस बजर पहले दबाएगी उसको पहले सर्विस करेगा कौन, वेक्टर, उसको दे दिया जाएगा और वो काम करेगा, ठीक है। ओके, दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज स्टूडेंट्स पोलिंग है। पोलिंग क्या चीज है? पोलिंग स्टूडेंट एक प्रोटोकॉल है। पोलिंग एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और प्रोटोकॉल देखें, ये सिस्टम आपका हार्डवेयर के हिसाब से बताया हुआ है कि एक सिस्टम है जो कि इन सब को मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इन इंटरप्ट्स को हैंडल कर रहा है। अब ये पोलिंग क्या चीज है, देखें, इस पोलिंग ऐसी है, देखें, अब ये कि यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सो सिस्टम के साथ अब देखें ये सारा ऊपर है, मैनेज हुआ हुआ है। पोलिंग क्या है स्टूडेंट? पोलिंग इज अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सो पोलिंग की डेफिनेशन क्या है? पोलिंग एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, जो इंटरप्ट्स प्रोवाइड करता है, उसी तरह इंटरप्ट को सिमुलेट करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि
स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोटोकॉल होते हैं, हमारे पास जो जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो इंटरप्ट्स हैं वो 16 तक नहीं होती, बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं। मैं देता हूं कि सो होपफुली ये मेरा देखिए, मैं विंडोज के अंदर ये एक मेरे पास विंडो है जो जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं और फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे काम करता है। सो ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं जाता हूं डिवाइस मैनेजर। ये मे भी आपने इसको यूज किया हो, ठीक है। सो मैं इसके अंदर सारी डिवाइसेस मेरी शो हो रही है, ये देखनी आपको, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये वाले व्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इसको राइट माउस क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं व्यू, मैं कहता हूं रिसोर्सेज बाय टाइप। सो स्टूडेंट्स, ये वो हार्डवेयर चीजें मुझे दिखाने लग पड़ा है। देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सो दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल थिंग। सो आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज है। इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये आपके अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको थ्योरी के अंदर दिखाऊंगा कि ये जो इंटरप्ट्स हैं, इसके अंदर जो पहली इंटरप्ट आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम टाइमर की होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, अभी टाइमर इंटरप्ट को हम देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये इंटरप्ट उसने असाइन किया टाइमर को, ये इंटरप्ट इसने स्टैंडर्ड कीबोर्ड को असाइन की हुई है, एंड सो ऑन। डेल के टच पैड को ये दी हुई है, मेरे पास डेल की मशीन है, उसका टच पैड को ये इसने, एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये 70, 80, 90, 100, आप देख रहे हैं कितनी ये इंटरप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा है। सो आप देख रहे हैं कि ये 500 से भी ज्यादा इंटरप्ट्स हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि वो जो हार्डवेयर था जिसके अंदर 16 इंटरप्ट्स थी, दैट वुड नॉट बी अ गुड इनफ। सो उसके लिए हमें ज्यादा इंटरप्ट की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पोलिंग का प्रोटोकॉल बनाते हैं जो उन हार्डवेयर इंटरप्ट को भी हैंडल कर लेता है और सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट को भी हैंडल कर रहा है, क्योंकि हमारा हर प्रोसेस जो है वो भी इंटरप्ट कर सकता है, हार्डवेयर भी इंटरप्ट कर सकता है। हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं। सो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा इंटरप्ट्स के लिए रिंगर चाहिए। इतने रिंगर हम पोलिंग के प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। और पोलिंग का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, अगेन अब मैं इसको वापस अपने उसके ऊपर आ जाता हूं, लेसन के ऊपर। ओके, सो स्टूडेंट, पोलिंग का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, वो पोलिंग करता है, जो वोट पोल करेगा उसकी बारी आ जाएगी, ठीक है। सो जो पोलिंग के सिस्टम के अंदर अपनी रिंगर को ऑन कर देगा उसकी बारी आ जाएगी और वो अपना काम एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सो यानी इसका मतलब ये है कि जो इंटरप्ट कॉल करेगा फौरी तौर पर सीपीयू जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, एंड सो ऑन। जब उसकी इंटरप्ट खत्म होगी तो सेकंड नंबर पे जो इसकी इंटरप्ट होगी उसको करेंगे। और पोलिंग क्या है कि वोटिंग उसकी बढ़ती जाएगी, जो भी टाइम गुजरता जाएगा प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो पोलिंग उसी तरह जैसे आपके जितने ज्यादा वोट होंगे उसकी बारी पहले आएगी, ठीक है। सो पोलिंग एग्जैक्टली, पोलिंग के अंदर क्या होता है, आप वोटिंग करते हैं। सो हर डिवाइस जो है वोट कर रही है और उसका वोट जो है बढ़ता जा रहा है विद टाइम, ठीक है। सो जो जो डिवाइसेस आती जाती हैं वोट बढ़ता जाता है। सो ये इसकी एक वर्किंग है, खास तरीके से ये काम करता है। सो वोटिंग की बुनियाद पे पोलिंग काम करता है। ये अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ जाता है। सो इसको आपको इसका समझ होनी चाहिए। ओके, सो यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिंग एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम, ठीक है। सो आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, सो हमने इंटरप्ट्स के बारे में सफिशिएंट चीजें आप पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन हो कि फ्लो कंट्रोल हम कर रहे हैं, हम प्रोसेसेस को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इंटरप्ट्स नहीं है, तब क्या होगा। ओके, अब देखिए अब वर्क कैसे होगा, मैं एग्जैक्टली उसी तरह आपको एरो की लगा के बताता हूं और मैं साथ साथ टाइम बताता हूं, चलें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये इंटरप्ट किस तरह काम होती है। और इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर देन स्टॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इंटरप्ट्स ना होती तो सिस्टम कैसे काम करेगा, और जब इंटरप्ट होगी तो कैसे काम करेगा, और हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें क्या फायदा होता है, क्यों हम इंटरप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यूजर का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। फर्ज करें मैं कहता हूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। सो यहाँ पर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। सो
सो मैं आपको यहाँ से ये बताता जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कितनी है, ये 5 INSTRUCT। ओके, सो 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है। और इन 5 इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक राइट की स्टेटमेंट आ गई। राइट की स्टेटमेंट में क्या करना है, यानी कि उसने कोई फाइल है जो कि डिस्क के अंदर राइट करनी है, सो उसने ये काम करना है। अब ये जो है यहाँ पर, अब तो उसने डिस्क की तरफ जाना है ना, तो जब हार्डवेयर को यूज करना है तो ये सिस्टम कॉल है, सो सिस्टम की तरफ जाना है, ठीक है। सो आपका जब ये सिचुएशन, फर्ज करें ये जो है, अब माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, याद रखिएगा। मैं क्या देता हूं, चले मैं यूं मिसाल देता हूं, मैं मिली सेकेंड्स के अंदर लिखता हूं। चले मैं कहता हूं कि ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं कहता हूं कि ये कितनी देर में हुई, मैं कह देता हूं कि ये 1 मिली सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ओके। और मैं कहता हूं कौन एग्जीक्यूट हुआ, ये 5 इंस्ट्रक्शंस। सो CPU इज वेरी वेरी फास्ट, सो इसने ये 5 इंस्ट्रक्शंस को 1 मिली सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। अब आगे आते हैं, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आ गई। अब क्या करना है, इसने डिस्क के अंदर कोई चीज राइट करनी है रैम में से उठा के, या डिस्क के अंदर से फाइल को लोड करना है, कोई एक काम करना है, रीड करेगा या राइट करेगा। यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो चलिए हम कहते हैं कि जी रैम के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है जिसको डिस्क के अंदर राइट करना है, सो इसको राइट बोलते हैं। अब वो करेगा क्या, CPU जो है वो यहां पर वेट करेगा, ठीक है, और यहां से जो है कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होगा कहां पर, इधर। किसको, यहां पर आपका IO प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ये जो IO प्रोग्राम है ये किसके लिए काम कर रहा है, यहां पर आपकी क्या चीज है, यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। सो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। वो क्या करेगा, वो इस हार्ड डिस्क की तरफ चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाने के बाद, यानी वो क्या करेगा, इतना वक्त लेगा, ठीक है। यानी चले मैं इस वक्त को आसान तरीके से मैं लिख देता हूं कि ये जो वक्त है ये कितना है, मैं कह देता हूं कि ये वक्त जो है ये 100 मिली सेकेंड है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस पे हैरान मत होइएगा, ये जो हार्ड डिस्क है ये बहुत स्लो होती है, ये टाइम बहुत लेती है। सो ये इसने कितना टाइम लिया, इसने इतना टाइम ले लिया, मैंने ये आपके सामने लिख दिया। और 5 इंस्ट्रक्शंस ने कितना टाइम लिया था, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, ओके। इतना टाइम लेने के बाद इसने क्या किया, ये डिस्क, ये फाइल लोड हो गई, फाइल जो है राइट हो गई, उसके बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर हुआ, यहां पर, ठीक है। और कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है, यहां पर कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर कौन सी है, मैं लिख देता हूं कि मेरे पास यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, ठीक है। सो ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 जो है कितनी टाइम के बाद एग्जीक्यूट हुए, चलो मैं कह देता हूं कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइम लगा है, ठीक है। सो मैं इस टाइम को कह देता हूं कि यहाँ पे जो है वो 1 मिली सेकेंड लगा, और यहाँ पे भी मैं कह देता हूं कि 1 मिली सेकेंड लगा, ठीक है। सो अब मैं कैलकुलेट करता हूं कि ये 6 इंस्ट्रक्शन जो है कितनी देर के बाद एग्जीक्यूट हुई, ये बताना चाह रहा हूं। ओके, देखिए, और CPU ने कितनी देर इंतजार किया। सो 5th इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम मजीद लगा ये 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में, ओके, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद कितने 100 मिली सेकेंड, और कितनी 1 मिली सेकेंड, 102 मिली सेकेंड लगे इंस्ट्रक्शन नंबर 6 एग्जीक्यूट होने में, जब आपके पास इंटरप्ट्स नहीं थे तब। नाउ अब देखते हैं कि अगर हमारे पास इंटरप्ट हो तब क्या होगा, ओके। सो मैं इसको वापस क्लीन अप करता हूं और इंटरप्ट्स की तरफ जाता हूं, ठीक है। सो ओके, ये अब आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो याद रखिएगा यहाँ पे जो 6 इंस्ट्रक्शन है मैं इसी तरह ये यूज करूंगा, और 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आपको कितना टाइम लगा, आपको 102 मिली सेकेंड्स लगे, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट डायग्राम को ऊपर ले आता हूं। ओके, अगर मेरे पास ये इसके ऊपर फिट इन हो सके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ये इसके ऊपर आ जाए। अगर ये आ सकता है, नहीं ये मुझे चाहिए नहीं वैसे, ओके ओके, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दोबारा से लिख लेता हूं स्टूडेंट्स।
ओके, नाउ अगेन स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक मेरे पास कितनी इंस्ट्रक्शन थी, दोबारा से क्विकली लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि ये यहां पर आपकी 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, ये 5 इंस्ट्रक्शंस यहां पर थी, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इन्होंने कितना टाइम लिया, इन्होंने इतना टाइम लिया आपका 1 मिली सेकेंड मैंने आपको डिफाइन किया था, दोबारा वही लिख देता हूं। और यहां पर मैंने आपको कहा था कि इस जगह पे क्या है, इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है आपकी, ठीक है। सो इसको यहां पर क्लियर करके यहां लिख देता हूं। सो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 यहां है। अब देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन 6 की बारी कितनी देर बाद आती है। अब देखिए, अब हमारे पास जो फ्लो कंट्रोल है स्टूडेंट्स, वो विद इंटरप्ट है, याद रखिएगा। अब हमारे पास फ्लो कंट्रोल, अब देखिए ये जो है 1 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गया। अब यहां से कंट्रोल जो है ट्रांसफर हुआ कहां पर, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ट्रांसफर हुआ। और यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर क्या चीज है, यहां पे आपकी हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क क्योंकि स्लो है, सो माइक्रो प्रोसेसर जब इंटरप्ट होते हैं तो हार्ड डिस्क के साथ बात करना पसंद नहीं करता। सो वो क्या करता है, वो जब यहां पर इधर मूव करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन करेगा, इसको कहेगा, हार्ड डिस्क को कहेगा कि ये जो फाइल है इसको उठा के बफर के अंदर लोड करना शुरू कर दो। और क्या करेगा, फौरी तौर पर यहां से कंट्रोल को वापस ट्रांसफर कर देगा इस जगह पे। क्लियर होगी बात, ठीक है। और यहां पे कंट्रोल आपका वापस ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए कितना टाइम लगा, अब टाइम देखें। और साथ ही साथ ये भी काम हो रहा है, ये नहीं है कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम भी साथ ही साथ स्टूडेंट्स हो रहा है। और ये काम भी आपका उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ था। और जब ये फाइल आपकी लोड हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वापस आपका ट्रांसफर इस प्रोग्राम की तरफ किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये बात की बात है, ये बात की बात है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, मैं पहले बात करता हूं। सो ये वाला काम भी हो रहा है साथ साथ, और यहां से कंट्रोल यहां पे आ गया। अब फर्ज करें मैं इस स्टेटमेंट नंबर 6 को एग्जीक्यूट, अगर तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट इस फाइल का इंतजार करिए तो ये नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, ठीक है। सो उस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहां पर इंटरप्ट डालेगा, जैसा कि उसने इंटरप्ट डाला है। और वो क्या करेगा, वो यहां से इधर मूव हो जाएगा। यानी कहां मूव करेगा, इधर से इस तरफ मूव करेगा। और इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका एक और यूजर का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं। यहां पे आपका ये यूजर का प्रोग्राम है, यानी प्रोसेस नंबर 2 है, ठीक है। सो यूजर प्रोग्राम, या इसको प्रोसेस बोल दें आप, ठीक है, जो रैम के अंदर पड़ा होता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। और इसके बाद यहां पर नीचे उसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आपका इस तरह करके मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो है इसकी प्रोग्राम की, ये यूजर ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और इसकी इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 एंड ये एग्जीक्यूट होगी। और इसके बाद जब ये फाइल लोड हो जाएगी, ठीक है, जब ये फाइल लोड हो जाएगी तो यानी इसका मतलब ये है, जब ये फाइल लोड हो जाएगी और अगर ये 6 इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, तो आपका इस यहां से कंट्रोल जो है वापस इधर ट्रांसफर होगा। और ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन 6 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या है कि वो जो प्रीवियस केस था उसके अंदर सीपीयू जो है फारग बैठा हुआ था, आइडल बैठा हुआ था। जब ये फाइल लोड हो रही थी सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये जो इंटरप्ट जब आ गए हैं, इंटरप्ट के जरिए आप दूसरे प्रोग्राम की तरफ सीपीयू को भेज देते हैं। और वो इंटरप्ट या वो दूसरे प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा, या ये अगर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो अब देखते हैं कि टाइम कितना लगा। फर्ज करें मैं कहता हूं कि ये यूजर प्रोग्राम की तरफ नहीं गया बल्कि ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन थी, ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। सो मैं इसको वापस लाता हूं। सो मैं यहां पे लेके आता हूं, मैं देखता हूं, मैं कहता हूं कि 6 इंस्ट्रक्शन कितनी देर बाद एग्जीक्यूट हुई, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ओके, सो स्टूडेंट यहां से यहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहां पर कितना टाइम लगेगा। यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे फर्ज करें लग जाएगा 1 मिली सेकेंड। ओके, ये लग गया। अब यहां से कंट्रोल फिर वापस ट्रांसफर हुआ तो मैं कहता हूं यहां पर आपका कितना लगा, यहां पे आपका 1 मिली सेकेंड और लग गया, ठीक है। तो अब देखिए आपका जब यहां से कंट्रोल इधर ट्रांसफर हुआ तो कितने टाइम के बाद आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है ये एग्जीक्यूट हुई, ये 1 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड। यानी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है जब इंटरप्ट होते हैं तो आपकी इंस्ट्रक्शन 2 मिली सेकेंड के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो
और वहां पे कितना आपको वेट करना पड़ रहा था सीपीयू को 102 मिली सेकेंड वेट करना पड़ रहा था। और 102 मिली सेकेंड बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा स्टूडेंट, सीपीयू जो है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर काम करता है, मिली सेकेंड्स में नहीं काम करता। सो इट इज वेरी वेरी फास्ट। सो ये जो मिली सेकेंड में लिख रहा हूं, तो सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शंस को नैनो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मिली सेकेंड कब करता है? जब वो किसी डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, और नॉर्मली वो कर रहा होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, ओके। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरप्ट का फायदा क्या है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि इंटरप्ट के से क्या हो रहा है कि आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ रहा है। और अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंट्रोलर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स है, लेकिन किस तरह से रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा और एफिशिएंट मैनर में काम करेगा। अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सीपीयू भी आता है। सो सीपीयू एक रिसोर्स है जिसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है ये आपका इंटरप्ट का प्रोग्राम। सो इंटरप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। सो मैंने ये आपको बताई है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ओके, कंट्रोल फ्लो। अब आपको इंटरप्ट के बारे में काफी हद तक समझ आ चुकी है। सो ये इसको इस डायग्राम को अगर आप बाजुकात ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल विद इंटरप्ट्स एंड विदाउट इंटरप्ट्स, तो आप ये दोनों डायग्राम बना के और इसी तरह ये जो आपका मैंने टाइम लिखा है ये लिख के आप अपनी पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, ये डायग्राम के जरिए अगर आप चंद पॉइंट्स भी लिखेंगे ना तो फौरन हो जाएगा, आपको लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस तरह जल्दी समझ आ जाता है और आसान होता है एक्सप्लेन करना डायग्राम के जरिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चीज आती है इंटरप्ट की प्रोसेसिंग। होपफुली ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इंटरप्ट बेटे ऐसा होता है कि ये हार्डवेयर लेवल पे भी काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सो कैसे काम करता है? डिवाइस कंट्रोलर और अदर सिस्टम हार्डवेयर इश्यूज एंड इंटरप्ट। डेफिनेटली इंटरप्ट पहले कोई ना कोई मसलन कीबोर्ड के ऊपर आपने की प्रेस कर दी तो क्या होगा? इंटरप्ट जनरेट होगी। ठीक है, इंटरप्ट कैसे जनरेट होगी बता रहा हूं। अगर माउस को हिला दिया तो इंटरप्ट जनरेट होगी। ठीक है, सो दिस इज इंटरप्ट। ठीक है, ये ना सोचेंगे पता नहीं क्या चीज होगी तो इंटरप्ट होगा। या प्रोग्राम कहेगा कि मुझे टाइम दो सीपीयू, तो सीपीयू अगर उसको टाइम देगा तो दैट वुड कॉल्ड एज इंटरप्ट। तो हर एक चीज के पास एक इंटरप्ट है, एक वैल्यू है। जब वो रिंगर को बजाता है तो सीपीयू, क्योंकि सीपीयू एक है, वो अपने टाइम को डिवाइड करता है इन सब के दरमियान में। ओके, नेक्स्ट चीज, जब इंटरप्ट आ गई, प्रोसेसर फिनिशेस एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन के बीच में वो जंप नहीं कर सकता। जो इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा ये प्रोग्राम नहीं कह रहा, वो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। प्रोसेसर सिग्नल्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटरप्ट, वो फौरी तौर पर आपके प्रोसेस को, जो करंट प्रोसेस है उसको, आपको उसके डेटा को पीसीबी के अंदर सेव करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा और जंप करेगा और एक्नॉलेज करेगा और उसके बाद मूव करेगा दूसरे मेमोरी लोकेशन पे ताकि दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे। प्रोसेसर पुशेस पीएसडब्ल्यू एंड पीसी ऑन टू कंट्रोल स्टैक, तो वो क्या करेगा? इनको ये वो चीजें वो सेव कर रहा है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो, क्योंकि ये पीएसडब्ल्यू आपका और पीसी जो है ना प्रोग्राम कंट्रोलर, ये बता रहा है, ये वो आपके जो पॉइंटर्स हैं जो आपके प्रोग्राम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इनको वो क्या करेगा? उठा के सेव करेगा। किधर सेव करेगा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद प्रोसेसर जो है वो लोड करेगा न्यू पीसी वैल्यू बेस्ड ऑन इंटरप्ट। ठीक है, ठीक है, न्यू पीसी वैल्यू जो प्रोग्राम कंट्रोलर की वैल्यू है कहां से लेगा? वो दूसरा जिस प्रोसेस को उसने एग्जीक्यूट करना है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर वो ये वैल्यू लिखी हुई है वहां से कॉपी करेगा और इसके अंदर आप इस रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर वो वैल्यू डाल देगा। ठीक है, एंड देन वो फिर क्या करेगा? यहां से अब ये हार्डवेयर का काम पूरा हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा? यहाँ क्योंकि ये रजिस्टर्स की बात हो रही है, ये हार्डवेयर है। सो यहां पर अब फिर उसके बाद क्या होगा? सॉफ्टवेयर काम करेगा। सेव रिमाइंडर ऑफ प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन। उसके अलावा बाकी जो स्टेट इंफॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली कहां स्टेट करेगा? सॉफ्टवेयर जो है उसको उठा के रैम के अंदर सेव करेगा। प्रोसेस इंटरप्ट
ठीक है। इंटरप्ट प्रोसेस होगा, रीस्टोर यानी ये जो इंटरप्शन है ये अपनी हो जाएगी। रीस्टोर प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन, जब इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो प्रीवियस जो आपका प्रोसेस है उसकी स्टेट कहां से, पीसीबी जो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था इस प्रोसेस का, वो उठा के यहाँ पे रीस्टोर किया जाएगा। यानी जिस लोकेशन पे जिस इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूट हुआ था प्रोसेस, वहां तक आप जंप करके पहुंच जाएंगे और उससे आगे जो है आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू कर देंगे। रीस्टोर ओल्ड पीएसडब्ल्यू और एंडपीसी, ये रीस्टोर करेगा और वहां से एग्जीक्यूशन आगे स्टार्ट हो जाएगी। सो यही चीजें बेटे मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी स्टूडेंट्स आपको ये बता दी हैं और होपफुली आपको अंडरस्टैंड होंगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, या प्रोसेसिंग इंटरप्ट प्रोसेसिंग के अंदर हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स जो इंटरप्ट्स हैं, डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स की इंटरप्ट्स होती हैं। इंटरप्ट कौन कौन भेजेगा, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरप्ट भेज सकते हैं। मसलन आईओ डिवाइसेस कौन सी होंगी, मसलन हार्ड डिस्क होगी आपकी, मसलन आपकी यूएसबी होगी, ये आईओ डिवाइसेस हैं, ये इंटरप्ट भेज सकती हैं। कोई प्रोग्राम इंटरप्ट भेज सकता है, आपका जो प्रोसेस है जो रैम के अंदर लोड हुआ हुआ है वो इंटरप्ट भेज सकता है। वो क्या है, वो प्रोग्राम इंटरप्ट होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट आपके किस तरह के होंगे, ऐसा हार्डवेयर जो इंटरप्ट भेजे, मसलन मैंने माउस को हिला दिया, ये क्या है, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। मैंने कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस कर दी, ये कीबोर्ड का इंटरप्ट है, ठीक है। सो ये हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइमर इंटरप्ट क्या होता है, ये सीपीयू, टाइमर किसके पास होता है, सीपीयू के पास। सीपीयू का टाइम अगर कोई मांगेगा तो ये टाइमर इंटरप्ट है, और टाइमर इंटरप्ट जो होता है बड़ा क्रिटिकल चीज होती है, ओके। और इंटरप्ट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। अगर हार्डवेयर के इंटरप्ट हो तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स को या किसी भी इंटरप्ट को दो तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स इंटरप्ट्स जो हैं आपके मास्केबल होते हैं, ठीक है, या वो क्या होते हैं, वो नॉन मास्केबल होते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मास्केबल इंटरप्ट ऐसा इंटरप्ट होता है जिसको डिसेबल किया जा सके, यानी मास्क किया जा सके, उसको मास्क लगाया जा सके, ठीक है। सो ये इस तरह से है। सो इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, कभी नहीं भूलेगा। ओके, आप यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अलाउड है कि अगर डिवाइस जो है इंटरप्ट भेजे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहे कि वेट करो, अभी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं और आप थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद मैं आपको हैंडल करता हूं। सो मास्केबल इंटरप्ट की सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरप्ट को फौरी तौर पर हैंडल नहीं करेगा बल्कि वेटिंग में लगाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन मास्केबल इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होंगे जिनको वेटिंग में नहीं लगाया जा सकता। नॉर्मली हार्डवेयर या ऐसी चीजें जो है क्रिटिकल होती है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूं, फर्ज करें रैम जो है फॉल्टी होगी। अगर रैम फॉल्टी हो गई तो क्या होगा, ये इस इंटरप्ट को मास्केबल नहीं कर सकते। अगर ये इंटरप्ट मास्केबल होगा तो ये मास्क हो जाएगा और रैम खराब हो जाएगी, आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। जो ही रैम के अंदर कोई गड़बड़ होना शुरू की, ऑपरेटिंग सिस्टम फौरन आपको मैसेज देता है, कहता है जी रैम के अंदर प्रॉब्लम है, इसको सेव करें, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट की। फर्ज करें आपने क्या किया, अपने जो आपका सिस्टम यूनिट है, आपका वो जो बॉक्स है जिसे सीपीयू आमतौर पे आप बोलते हैं, वो जो डब्बा है जिसके अंदर आपका सारी चीजें लगी हुई होती हैं, उसको बेसिकली एक्चुअली उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सीपीयू नहीं बोलते। उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, उस प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक कॉमन जो लेमैन है उसके लिए वो उसको सीपीयू बोलता है। सो कंप्यूटर के जो इंजीनियर्स हैं उनको उसको सीपीयू नहीं बोलना चाहिए, सिस्टम यूनिट बोलना चाहिए, ओके। सो सिस्टम यूनिट को आप ओपन करें, किसी वजह से आपको कोई काम था, आपने उसको ओपन किया, थोड़ी देर बाद आपने उसको बंद कर दिया, लेकिन हुआ ये कि एक वायर जो है वो सीपीयू के फैन के अंदर जाके लग गई, ठीक है। आपको नहीं पता चला, आपने उसको बंद कर दिया, ओके। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, अब ये जो कंप्यूटर को ऑन करेंगे और वो फैन नहीं चलेगा तो क्या होगा, वो जो सीपीयू है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर जो है वो बहुत स्पीड से काम कर रहा होता है, तो वो हीट अप हो जाएगा फौरन, वो शायद सेकेंड्स के अंदर हीट अप हो जाए। और वो हीट अप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, आपका बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। वो बायोस को फौरन सिग्नल करेगा कि मेरा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो गया है और मैं बर्न हो सकता हूं। सो दिस इज अ क्रिटिकल इवेंट, और ये जो क्रिटिकल इवेंट है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हैंडल करेगा। और वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पर, यानी उसने क्या करना है, उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, अगर सीपीयू बहुत ज्यादा हीटिंग होगी तो वो उसको क्या करेगा, शट डाउन कर देगा कंप्यूटर को फौरी तौर पर। और आपको पता है कि ऐसा होता है आपका। सो अगर आपका कंप्यूटर आप
ऑन करना और बार बार शट डाउन हो तो फौरन समझ आए, हो सकता है कि उसका फैन ना चल रहा हो, ठीक है। सो आप उस लिड को ओपन करके उसको चेक करें। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरप्ट है, यानी सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इंटरप्ट भेज रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई शट डाउन कर दो कंप्यूटर को, एग्जीक्यूशन खत्म कर दो अपनी। तो ये जो इंटरप्ट है ये नॉन मास्केबल होना चाहिए, नॉन मास्केबल। अगर ये मास्केबल हुआ तो क्या होगा, सीपीयू आपका जल जाएगा, ओके, और बर्न होने के बाद आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ जाएगी। सो जो हार्डवेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म जो है बने हुए हैं सारे, और इंटरप्ट्स जो है हार्डवेयर के पास होती हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको मिसाल दी ये वाली इंटरप्ट की, ये हार्डवेयर लेवल पे है, ठीक है, ओके। और ये भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिटिकल एरर बाज़-औक़ात आ जाता है तो आप एंड टास्क करके उसको शट डाउन करते हैं, और अगर आप ना करें तो आपका सिस्टम हाल्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद, ओके। सो इस तरह ये एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। सो सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेडलॉक क्रिएट हो सकता है अगर आप किसी जो हाल्ट हुए हुए प्रोसेस है उसमें कई रिसोर्सेज को हेल्ड किया हुआ है, अगर आप उसको एंड टास्क नहीं करेंगे, यानी टास्क मैनेजर में जाके एंड टास्क नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो डेडलॉक क्रिएट कर देगा, ठीक है। पहले स्टारवेशन बनाएगा, यानी आपकी जो सीपीयू की प्रोसेसिंग होगी वो स्लो हो जाएगी, और उसके बाद डेडलॉक हो जाएगा, यानी सीपीयू अपना काम करना बंद हो जाएगा और आपका कंप्यूटर हाल्ट हो जाएगा। आपको पावर बटन दबा के उसको शट डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस तरह क्या होगा, आपका सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नॉन स्टेबल होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी और उसमें टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो जाएंगी और वो स्लो हो जाएगा, ओके। नाउ आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइमर इंटरप्ट मैं बता चुका हूँ, क्रिटिकल इवेंट स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा इवेंट जिसको हैंडल करना मस्ट है, कोई अगर सीपीयू जैसे कि फेल होना एक क्रिटिकल इवेंट है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स कि हायरार्की बात करते हैं। हायरार्की जो आप नॉर्मली जो प्रोग्राम होता है, जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट किस तरह होती है ये मैं बताता हूँ। आपकी इंस्ट्रक्शन पहले क्या होती है, फेच होती है, ठीक है, यानी उसको उठा के रैम के अंदर लोड किया। अगर चले मैं कह देता हूँ कि आपका इंटरप्रेटर काम कर रहा है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, पहले फेच करके जाएगा, रैम के अंदर लेके जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। जब वो बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो कंप्यूटर को पता है कि उसने क्या काम करना है, ठीक है। पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा और उसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर एक ही इंस्ट्रक्शन थी तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर ज्यादा इंस्ट्रक्शन थी तो दोबारा फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन, और ये साइकिल चलता रहेगा। सो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन साइकिल है वो इस तरह से चलती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये आप जानते हैं, सारा समझते हैं। सो इस तरह से आपका होगा। अगर आप प्रोसेसर, मैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे डी कोड नहीं है, याद रखिएगा। जब आप अपना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बीच में डी कोड आता है, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारे प्रोग्राम जो है बाइनरी फॉर्म में पड़े होते हैं तो वो क्या करता है, फेच और एग्जीक्यूट करता है, वो डी कोड नहीं कर रहा होता, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्री कंपाइल्ड होता है, उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए ये मत सोचिएगा कि इस डायग्राम के अंदर डी कोड नहीं लिखा हुआ, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको इस हवाले से इसलिए बात की क्योंकि आप फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट की इंस्ट्रक्शन साइकिल को प्रोग्रामिंग यानी पीएफ के अंदर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं। सो मैं इसलिए आपको ये वो उसको रेफर कर रहा हूं, ठीक है। सो लेकिन ये करेक्ट है डायग्राम, ये गलत नहीं है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, कैटेगरीज ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट मैंने आपको बताया कि या मास्केबल हो सकता है या नॉन मास्केबल होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इंटरप्ट जो होती है वो सिग्नल होता है और ये सीपीयू की तरफ से जनरेट होता है, तो ये दो तरह से होता है, ये एज होगा या लेवल होगा। अब ये मैं बता देता हूं। सो ऑब्वियसली चलिए, अच्छा मैं बता देता हूं। ओके स्टूडेंट, लेवल क्या है कि फर्ज करें मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास ऐसे ये एक मेरे पास लेवल है, ठीक है। अगर ये चीज आएगी तो इसका मतलब ये क्लॉक है, ये इसका मतलब डेटा को प्रोसेस करो। फर्ज करें मैं कह देता हूं कि
डेटा जो है सीपीयू के पास पड़ा हुआ है, फर्ज करें 64 बिट है, ये जब वैल्यू आएगी तो वो 64 बिट्स जो है मूव करके रैम में चली जाएंगी, ठीक है। सो ये इस तरह से होगी और सारी डिवाइसेस जो हैं बसेस के जरिए, सिस्टम बस के जरिए कनेक्टेड है, यानी डेटा बस के जरिए कनेक्टेड है। सो इसमें कोई मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ गेट ओपन करने की जरूरत है और गेट्स आपने पढ़े हुए हैं। ये क्या करेगा, ये जो ये सिग्नल आएगा गेट ओपन हो जाएगा और डेटा आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये जो चीज है ये क्या है, ये लेवल है, ठीक है। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, ठीक है। सो यहां पे मैं इसको सेपरेशन करता हूं और मैं एज को जो है यहां पे लगाता हूं, ठीक है। अब एज क्या है, अब देखिए इसने ये कितना टाइम का, ये जब सिग्नल आता है तो ये इतना टाइम लगाता है। याद रखिएगा यहां पर क्या बढ़ रहा है, यहां पे टाइम चल रहा है, ठीक है। सो यहां पे क्या चीज चल रही है, टाइम, और ये टाइम किस तरफ चल रहा है, इधर से इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। यहां बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब यहां से टाइम शुरू हुआ और इतना टाइम लगा, उसके बाद ये जब सिग्नल पूरा हुआ तो उसके बाद जब कंप्यूटर को ये सिग्नल मिला तो उसके बाद उसने काम किया। तो हम इसको फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहतर बना लें। सो हम क्या करते हैं, हम डिवाइस बना लेते हैं एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड डिवाइस जो होती है वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है, ये देखिए ऐसी होगी। अब वो क्या करेगी, ये यहां से ऐसे, बजाय इसके कि ये ऐसे मूव करे, ऐसे नहीं मूव करेगी, ये क्या करेगी, ये यहां से ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने जल्दी ये फासला तय किया। देखें ये फासला इसने देर से तय किया, इसने ये फासला जल्दी किया। सो जो सिग्नल है अगर ये यूं काम करेगा, जो एज ट्रिगर्ड होगा, एज ट्रिगर्ड जो डिवाइसेस होती हैं वो फास्ट होती हैं, ठीक है। सो ये एज अगर एज यूज होगा तो वो आपकी डिवाइस फास्ट है। अगर प्रोसेसर एज को यूज कर रहा है तो वो फास्ट है। अगर प्रोसेसर एज ट्रिगर्ड है तो फास्ट है, अगर लेवल सेंसिटिव है तो स्लो है, ठीक है। सो ये इस तरह से, ओके। सो होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड होगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज थी तो मैंने, लेकिन चलें आपको नॉलेज हो, आपको पता हो चीजें, मैंने इसलिए बता दी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एज और लेवल, ठीक है, उसको आगे चलाते हैं। मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल मैं बता चुका हूं। स्टेप बाय स्टेप स्टडी की जरूरत नहीं है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इंटरप्ट कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर चलें इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं और आगे इसको थोड़ा सा मजीद स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, पहले चीजें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। यूज ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट का यूजेज मैं बीच में आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूं, सो आपको पता है ये चीजें, इसको रीड कर लीजिएगा। इंटरप्ट क्या है, एक लेटेंसी है, ठीक है। जब कंप्यूटर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान शिफ्टिंग कर रहा होता है तो वो जो टाइम है वो वेस्टेज है, वो उस दौरान वो कोई किसी प्रोसेस को प्रोसेस नहीं कर रहा, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो काम तो कर रहा है बट वो एक फालतू का काम कर रहा है। सो इंटरप्ट जो है वो क्या है, वो लेटेंसी है, वो देरी है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है कि इंटरप्ट के जो टाइम लगता है वो इंटरप्ट के अंदर टाइम कम लगे। सो ये हार्डवेयर है जो इंटरप्ट का आपको एग्जांपल दी गई है। सो यहां तक है। सो स्टूडेंट्स यहां तक हम इसको रखते हैं। अगर हम मैंने जरूरत महसूस की तो मैं एक वीडियो और इसके ऊपर बना दूंगा, ये इस स्टेप्स के ऊपर। ओके, सो यहां पे स्टॉप करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न प्रोसेसेस टुडे। हम आज कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें प्रोसेसेस से रिलेटेड हम कवर कर लें। सो प्रोसेस, तमाम प्रोग्राम्स डिस्क के अंदर एज प्रोग्राम मौजूद होते हैं। डिस्क के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, या प्रोग्राम होता है या डेटा होता है। अब जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मेमोरी के अंदर लोड होगा और वो एक प्रोसेस बन जाएगा। तो वो प्रोग्राम जो कि इस वक्त इन एग्जीक्यूशन होता है, हम उसको कह देते हैं कि वो एक प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस होता है उसकी वेरियस स्टेट्स होती हैं, जैसा कि जो ही हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू कर देता है और उस प्रोसेस को एक आईडी असाइन कर दी जाती है और प्रोसेस की स्टेट न्यू होती है। उसके बाद वो प्रोसेस जो है जब वो रैम के अंदर लोड हो जाता है तो वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होता है, वो रेडी मोड में आ जाता है। और रेडी मोड के अंदर जब वो प्रोसेस आ जाता है तो उसके बाद यहां से हम इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। पहला हमारा पॉइंट ये था,
सेकेंड रेडी था स्टेट। यहाँ रेडी स्टेट के बाद फिर प्रोसेस को प्रोग्राम्स जो हैं, जो शेड्यूलर होता है, वो उसको रनिंग स्टेट के अंदर लेके जाता है कि वो एग्जीक्यूट हो। और अगर कोई वजह से, किसी वजह से कोई इंटरप्ट आ गई या कोई चीज हो गई, तो वो प्रोसेस जो है वेटिंग के अंदर जा सकता है, या वो वेटिंग के अंदर चला जाएगा या वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो देयर इज अ चांस कि प्रोसेस पार्शियली एग्जीक्यूट है और उसको वेट क्या करेगा, मसलन डिस्क के अंदर से कोई फाइल लोड करनी है, प्रोसेस को फाइल चाहिए, तो वो वेटिंग में चला जाएगा और किसी और प्रोसेस की बारी आ जाएगी। और जब प्रोसेस अपनी साइकिल कंप्लीट कर देगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये एक हमारा मेथड है। प्रोसेसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि आपने देखी, ठीक है। सो इनको हम आगे मूव करते हैं। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। उसके अंदर उस प्रोसेस की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। अगर प्रोसेस को कोई रजिस्टर्स चाहिए तो उनकी लिस्ट वहां पे सारी होती है, कौन कौन से रजिस्टर उसको चाहिए। प्रोसेस की एक आईडी या प्रोसेस का नंबर उसको असाइन किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, वो भी उसको दिया जाता है। सो बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्रोसेस ने कोई स्टैक या कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी वहीं पे होगा। और जो प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली रैम के अंदर उसको खास एक जगह एलोकेट की जाती है, जो जिसे हम कह देते हैं कि यहां पर मेमोरी के जरिए से वो यूज करता है। यहाँ पे मेमोरी की लिमिट्स आपकी लिखी हुई हैं। तो दो रजिस्टर हैं, बेस और लिमिट, वो दोनों डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोसेस की लिमिट को। और एक प्रोसेस अपनी मेमोरी लिमिटेशन से आउटसाइड कोई चीज एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो एक्सेस करेगा तो दैट वुड बी एन इलीगल एक्सेस। ओके, सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब प्रोसेस के अंदर जब भी एग्जीक्यूट होंगे, जैसे कि यहां पर इस डायग्राम के अंदर जो आपको अभी नजर आ रही है, इस डायग्राम में बेटे देखो दो प्रोसेसेस हैं। एक आपका प्रोसेस जो है P0 है यहां पर, और दूसरा P1 प्रोसेस है। सो ये दो प्रोसेसेस हैं जो कि इस वक्त करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ये टाइम लाइन है, वक्त गुजरता जा रहा है। और आप देखिए कि यहां पर इस जगह पे अगर मैं इसको आपको यहां पे समहाउ इसको क्लिक कर सकूं तो मैं आपको ये जो जगह है ये एग्जीक्यूट हुई है। और फिलहाल पहले प्रोसेस 0 की बारी थी, वो एग्जीक्यूट हुआ, इतने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट हुआ। इतना टाइम वो एग्जीक्यूट होने के बाद किसी वजह से कोई इंटरप्ट आई या कुछ भी हुआ, इसका टाइम एक्सपायर हो गया, अब दूसरे प्रोसेस की बारी है। तो क्या किया जाएगा, यहां पे कंटेक्ट स्विचिंग होगी। इस जगह पे क्या होगा, यहां से जो इस प्रोसेस P0 है, इसकी जो स्टेट है, जो इसकी रैम के अंदर जो जो चीजें ये यूज कर रहा था, जिन रजिस्टर्स को यूज कर रहा था, उन सब की वैल्यूज को PCB 0 के अंदर यानी कि यहां पर सेव किया जाएगा इसके अंदर। ओके, और इसके अंदर वो सेव होने के बाद फिर क्या होगा, यहां से वो मूव करके आगे जाएगा और PCB 1 जिसकी बारी है, यानी प्रोसेस 1 की बारी है, तो PCB 1 के अंदर वैल्यूज या डेटा पड़ा हुआ है, उसको उठा के वो क्या करेगा, CPU के अंदर लोड करेगा। और जब वो लोड करेगा तो पहले उसने, क्योंकि PCB प्रोसेस 1 की स्टेट को उसने सेव कर लिया हुआ है, तो प्रोसेस 1 सेव हो गया है। अब जहां से उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई थी वहीं से आगे चलेगी। अगर उसने फर्ज करें 50 लाइंस उसने एग्जीक्यूट कर दी हैं, 50 बाइट्स उसने एग्जीक्यूट कर दिए हैं, तो वहीं से आगे वो कंटिन्यू होगा। सो यहां पे इस प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरा प्रोसेस जो है लोड हो चुका है। इस जगह पे अगर हम देखें तो प्रोसेस PCB 1 जो है वो लोड हो गया है, और यहां पे उसकी एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। और इतने टाइम के लिए उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। और इस एग्जीक्यूशन के बाद जब इसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो यहां से कंटेक्स्ट वापस स्विच करेगा इस तरफ, इधर से इस डायरेक्शन के अंदर वो स्विच करेगा, और ये सारा काम दोबारा से होगा। क्लियर सबको।
और सेम उसी तरह होगा, यानी कि अब क्या होगा, अब पीसीबी 1 का जो अभी प्रोसेस 1 का जो डेटा है वो पीसीबी 1 के अंदर सेव किया जाएगा, यानी ओवरराइट किया जाएगा, और पीसीबी 0 का जो डेटा जहां तक हमने किया था काम वहां से आगे वो लोड होगा, और लोड होने के बाद यहां से वो जो पीसीबी 0 है, प्रोसेस 0 है, उसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से क्या करता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक ही वक्त के अंदर आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट करता जा रहा है। सो आगे हम चलते हैं। ओके, सो हम इससे आगे चलते हैं और मजीद हम चीजों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो ओके, नाउ अब देखिए कि किसी भी अगर हमने डिस्क को या किसी भी चीज को हमने एक्सेस करना है, इवन एक प्रोग्राम भी है जो कि शेयर्ड प्रोग्राम है, तो उसको एक्सेस करने के लिए इस तरह का एक क्यू बन जाएगा, जो कि आप अभी देख रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक क्यू बना हुआ है और इस आपके सामने ये क्यू नजर आ रहा है। ओके, सो ओके, सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे सामने स्क्रीन क्लियर हो जाए। ओके बेटे, आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो क्यूज हैं, हर डिवाइस के लिए क्यू होगा और डिवाइस को 1 बाय 1 एक एक प्रोग्राम जो है एक्सेस करेगा, एक एक प्रोसेस एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक चीज को 2 प्रोसेस एक वक्त में एक्सेस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा नहीं होगा। सो जो है इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और बारी बारी हर एक को एग्जीक्यूट करवाता है। देन उसके बाद शेड्यूलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो शेड्यूल बनाता है, वो ये बताता है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और किस प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करना है। और ये जो शेड्यूलर्स होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं। पहला जो शेड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, दूसरा फिर हम कह देते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, वो आपका सिलेक्ट करता है प्रोसेसेस को और उनको लोड करता है मेमोरी के अंदर, यानी डिस्क में से मेमोरी के अंदर उनको लोड करता है, रैम के अंदर लेके आता है, या यूं कर लें कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर कुछ प्रोग्राम पड़ा हुआ है वहां से उठा के रैम के अंदर लोड करता है। तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, वो प्रोग्राम्स को लोड करेगा। जब प्रोग्राम लोड हो जाएंगे तो उसके बाद वो रेडी क्यू में आ जाएंगे, वो रेडी हो जाएंगे। जब वो प्रोग्राम रेडी हो जाएंगे तो वहां से रेडी क्यू में से उठा के वो प्रोग्राम सीपीयू को देने पड़ेंगे और ये काम जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा। सो यहां पे लिखा है सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। सो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या कर रहा है, रेडी क्यू में से प्रोग्राम उठा रहा है और सीपीयू को दे रहा है। सो वो डिसाइड करेगा, वो एल्गोरिदम कोई भी होगा और वो उसके मुताबिक काम करेगा। अगर वो एल्गोरिदम इस तरह का है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो वो क्या करेगा कि जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले सीपीयू को दे देगा ताकि वो एग्जीक्यूट करे। इस तरह के बहुत सारे और एल्गोरिदम्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह हम आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अलावा एक हमारे पास मीडियम टर्म शेड्यूलर भी होता है। और ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर होता है। फर्ज करें हमारा प्रोग्राम इस तरह से काम करता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह से काम करते हैं कि कुछ टाइम एक प्रोग्राम को एलोकेट किया जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है। जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उस प्रोग्राम को मेमोरी में से स्वैप आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी वर्चुअल मेमोरी में भेज दिया जाता है। सो आप देख रहे हैं कि यहां पर जब सीपीयू के पास एग्जीक्यूट कर रहा है एक प्रोग्राम इस जगह से, तो जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, सीपीयू का टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो शेड्यूलर क्या करता है, उसको उठाता है और उसको इस डायरेक्शन में यहां पे इस क्यू के अंदर डाल देता है। वो कुछ टाइम तक इसी क्यू के अंदर रहता है, उसके बाद वापस वो रेडी क्यू के अंदर आ जाता है और दोबारा से उसकी बारी आती है और वो इतना टाइम वो फिर इंतजार करता है, उसके बाद वो सीपीयू को पास कर दिया जाता है।
सो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन होती है और सीपीयू इस तरह से काम करता है और आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर वे है। तो टाइम जब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा एक प्रोसेस का तो दूसरा प्रोसेस उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो ये हमारे पास ये भी चीजें थी। तो आपने अब देख लिया कि शेड्यूलर्स के बारे में भी आपको आइडिया होगा कि शेड्यूलर्स क्या है। इसके बाद बेटे ऐसा है कि प्रोसेसेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा या वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होगा। इंडिपेंडेंट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको जो दूसरे प्रोसेस पे रिलाई नहीं कर रहा, ना उसने कोई उस दूसरे प्रोसेस को कोई डेटा देना है ना लेना है, यानी वो जस्ट अपना काम कर रहा है। तो ऐसा प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन बाद ऐसे प्रोसेस होते हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन्होंने एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करना होता है और वो मिल के काम कर रहे होते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम कह रहे होते हैं कि वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। तो यहां पे हमारा इशू ये है कि वो डेटा को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। दो प्रोसेस, एक प्रोसेस हम ये पहले बोल चुके हैं कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के मेमोरी एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो डेटा को शेयर कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक इश्यू है। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है प्रोग्रामिंग के अंदर। एक तरीका ये है कि हम शेयर्ड मेमोरी बनाएं और उसके जरिए से इसको सॉल्व करें। जैसा कि हम क्या करते हैं, हम एक अरे बना देते हैं या एक वेरिएबल बना देते हैं, उसके अंदर डेटा रखते हैं, दूसरा प्रोग्राम वहां से डेटा ले जाता है और वो जो वेरिएबल है या वो जो मेमोरी लोकेशन है या अरे है वो शेयर्ड है। इसी तरह दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका हमारे पास कि हम उसके अंदर यानी क्या करें कि मैसेज पासिंग के जरिए करें, और मैसेज पासिंग के लिए हमें आईपीसी फैसिलिटी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो आईपीसी फैसिलिटी है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिस तरह से भी वो प्रोवाइड करे। वो क्या करता है, वो एक मेल बॉक्स क्रिएट कर देता है और मेल बॉक्स के जरिए से डेटा ट्रांसफर होता है। सो हम एक प्रॉब्लम को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इससे अगर कोऑपरेट कर रहे होंगे दो प्रोग्राम तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगी। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, जो ये डायग्राम आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देखिए कि दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूसर है, दूसरा प्रोसेस जो है वो कंज्यूमर है। और जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो क्या करता है, वो इस डेटा, इस अरे के अंदर डेटा को ऐड करता है, जमा कराता है। इस अरे के अंदर डेटा को वो रख रहा है और वो क्या करता है, वो जिस सेल के अंदर डेटा रख देता है उसके काउंटर को वो प्लस करता जाता है कितने डेटा वो रख चुका है। अगर वो पहले को रखेगा तो वो उसको बढ़ाता चला जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो करता जाएगा। यहां पे आप देखेंगे काउंटर की जो वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब प्रोड्यूसर ने यहां पे 4 या 5 एलिमेंट्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। सपोज हम कर लेते हैं कि 4 एलिमेंट्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि फर्ज करें एक ही वक्त में, एक ही टाइम पर ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या करना है, इस डेटा इधर रखना है, और कंज्यूमर ने क्या करना है, इसके अंदर से डेटा निकालना है, कंज्यूम करना है। अब देखें, अगर प्रोड्यूसर डेटा रख रहा है और कंज्यूमर डेटा निकाल रहा है तो इन दोनों के दरमियान में एक रेस लगी हुई है। ये दो अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, सेम प्रोग्राम नहीं है, और इन दोनों प्रोग्राम्स को नहीं पता, कंज्यूमर को नहीं पता प्रोड्यूसर ने कितना डेटा प्रोड्यूस किया है, और प्रोड्यूसर को नहीं पता कि कंज्यूमर ने कितना डेटा कंज्यूम कर चुका है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोड्यूसर जो है सारा डेटा 9 तक वो सेल तक डेटा डाले और 0 को ओवरराइड कर दे। अगर कंज्यूमर ने 0 वाला डेटा नहीं उठाया तो वो डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। नाउ अब देखिए, हम प्रॉब्लम देखते हैं कि यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब ये दो प्रोग्राम काम कर रहे होंगे, दो डिफरेंट प्रोग्राम जब यहां से डेटा एक्सेस कर रहे होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, काउंटर को प्लस प्लस कर रहा है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करता है, काउंटर को माइनस माइनस कर रहा है, यानी इस वेरिएबल को, ये जो काउंटर वेरिएबल सेंटर में आप देख रहे हैं, इसको माइनस माइनस कर रहा है एक प्रोग्राम, और एक जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। C++ में आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, उस हवाले से बात कर रहा हूं। नाउ अब देखिए, काउंटर जो है उसने
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने एक ही वक्त में, जब टाइम 0 था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने इस वेरिएबल को एक्सेस किया और क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया। प्रोड्यूसर ने डेटा प्रोड्यूस किया और काउंटर को क्या कर दिया, 5 कर दिया। कंज्यूमर ने उसी वक्त में कंज्यूम किया डेटा और काउंटर को 3 कर दिया। अब देखिए, कंज्यूमर के पास काउंटर की वैल्यू 3 है और प्रोड्यूसर के पास वैल्यू जो है काउंटर की 5 है, जबकि एक्चुअली अगर आप देखें तो काउंटर की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ना। सो ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास डिफरेंट वैल्यू है, कंज्यूमर के पास डिफरेंट वैल्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दोनों के पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पे कोई बीच में एक प्रोग्राम होना चाहिए जो क्या करे, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन बनाए। सो इस सिंक्रोनाइजेशन के प्रोग्राम को बनाने की जरूरत है यहां पर। ये एक प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जो कि सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसको आगे चल के मजीद डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। ओके बेटे, इसके बाद हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सेकंड हमारा मेथड है, और ये क्या करता है, ये मैसेज को पास करता है। आईपीसी फैसिलिटी के जरिए से ये डेटा को ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है कि सेंड करता है मैसेज या रिसीव करता है मैसेज। इसके बहुत सारे मेथड हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट दूसरे प्रोसेस को उसका नाम लिखता है और उसको डेटा सेंड करता है या रिसीव करता है। जैसा कि आप यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे प्रोसेस जब सेंड कर रहा है तो वो कह रहा है, क्यू प्रोसेस कह रहा है कि वो पी प्रोसेस को मैसेज ये वाला सेंड कर रहा है, और रिसीव जब कोई कर रहा है तो वो बता रहा है कि ये क्यू को रिसीव होगा। ये सेंड और रिसीव के दो चीजें हैं। ये मैसेज जो है अगर रिसीव किया है तो किस से रिसीव किया है, इस तरह से ये मैसेजेस आपके आते हैं और ये पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यानी दो प्रोसेस, दो प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट एनी सर्वर और विदाउट एनी इंटरमीडिएट सिस्टम वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी इसको आप कह सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो चीज है वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक मेल बॉक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है, यानी एक पोर्ट होती है जिसके ऊपर प्रोग्राम जो है डेटा रख देता है और वो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे प्रोग्राम को कहता है कि यहां से ले जाओ। दूसरा प्रोग्राम क्या करता है, वहां से डेटा उठा के अपने पास ले जाता है। एक मेल बॉक्स जो है, एक प्रोग्राम जो प्रोसेस पी है वो डेटा सेंड करेगा और क्यू जो है उसकी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्यू को डेटा सेंड करेगा। ये इस तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, दो तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होती है, और इसको आप जानते हैं एक क्लाइंट सर्वर होती है और एक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होती है। जो पीयर टू पीयर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो आपकी क्लाइंट सर्वर कहलाती है। इस तरह से ये काम करता है, यानी एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह ले सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। और इसके अंदर जब आप दो प्रोग्राम इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं तो बीच में मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। सिंक्रोनाइजेशन का एक प्रोग्राम होगा, उसके हम लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि डेटा सिंक्रोनाइज होगा। इसी तरह जब बफर होता है तो बफर की कैपेसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये जो बफर है, जैसा कि ऊपर हमने एग्जांपल के अंदर देखा तो बफर का साइज फिक्स था, ठीक है, यानी उसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे जिसके अंदर डेटा रखा जा सकता था और 10 के बाद वो वापस 0 को ओवरराइट कर देता था, यानी वो बाउंडेड बफर था, ठीक है। तो डेटा अनबाउंडेड बफर भी हो सकता है। अगर अनबाउंडेड बफर हो तो फिर वो पूरी मेमोरी भी ले सकता है, उसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। वो भी हमारे पास एक चीज है। बट अनबाउंडेड बफर की कैपेसिटी जो है वो डिफाइंड नहीं है। हमें मतलब अनलिमिटेड कैपेसिटी का वो बफर है। ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो बाउंडेड बफर है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं। हम कहते हैं कि इतने साइज का बफर, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि वो 0 कैपेसिटी का है, यानी उसके अंदर एक वेरिएबल है खाली। ये भी पॉसिबल है। और ये भी कह सकते हैं कि वो 10 एलिमेंट्स का है, 20 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। बफर का कोई भी साइज हो सकता है। अगर वो साइज फिक्स्ड है
तो उतने तक, यानी जब कोई जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अगर उसके अंदर डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकता है जितने उसके एलिमेंट्स हैं, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो डेटा ओवरराइट हो जाएगा। उससे पहले कंज्यूमर को चाहिए कि डेटा वहां से पिक कर ले। तो सो ये हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जिनको आगे चल के हम स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये यहां तक इसको क्लोज करते हैं। इसके अलावा ये कि जब मैसेजेस हमारे ट्रांसफर होते हैं, दो चीजें ये भी बताता चलूं जो आखिरी ये 2 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। लॉस्ट मैसेज वो मैसेज है जो कि जाया हो गया, किसी वजह से गुम गया और रिसीव नहीं हुआ रिसीवर को, तो यकीनन वहां पे हमें रीट्रांसमिशन की जरूरत है। और स्क्रैम्बल्ड मैसेज जो होता है वो ब्रोकन मैसेज होता है, यानी उसकी बिट्स चेंज हो गई हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया और डेटा चेंज हो गया। तो हम डेटा को चेक करने के लिए चेकसम का एक हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसके जरिए से हम ये वेरीफाई करते हैं कि डेटा सेंडर को रिसीव हो गया, और ये नेटवर्किंग में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। सो ऐसी सूरत में भी जब ब्रोकन मैसेज होगा तब भी रीट्रांसमिशन होगी। सो बेटे यहां तक हम रखते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके।